गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म को कैसे सेल से प्राप्त किया जाता है। तो वहाँ हमने बात की थी एंजाइमी मेथड की। एक तो यांत्रिक मेथड होता है मैकेनिकल, जिसको आजकल यूज में नहीं लेते हैं। तो आजकल जो यूज में लिया जाता है प्रोटोप्लाज्म को कोशिका से सेपरेट करने के लिए, वो एंजाइमी मेथड होता है, क्योंकि जिससे कोशिका कम से कम क्षतिग्रस्त हो। जब हम एंजाइमी मेथड के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को, केमिकल्स को यूज करके प्रोटोप्लाज्म को सेपरेट कर लेते हैं सेल से, तो उसके बाद में क्योंकि उस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, अब जो हमने प्रोटोप्लाज्म सेपरेट किया है उस प्रोटोप्लाज्म को शुद्ध कैसे करें, तो उसके लिए हमने विभिन्न मेथड्स को पढ़ा था। तल छटीकरण विधि, उत्प्लावन विधि, विभिन्न विधियों के द्वारा वहां पर हमने प्रोटोप्लाज्म को शुद्ध किया था। जो प्रोटोप्लाज्म शुद्ध होकर के हमारे पास में आया था, उस प्रोटोप्लाज्म को क्या किया था, फिर हमने कल्चर मीडिया पर ले गए। कल्चर मीडिया पर उसका संवर्धन कराया। पहले उसकी सेल की सेल वॉल बनी। सेल वॉल होने के बाद में वहां पर सेल में डिवाइडेशन हुआ और एट लास्ट किसका निर्माण हो गया, कैलस का फॉर्मेशन हो गया। अपने टॉपिक पर आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कायक संकरण। कायक संकरण या कायक संकर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से क्या प्राप्त करेंगे हम, हाइब्रिड, तो कायक संकर प्राप्त करेंगे हम। वास्तविक रूप से कायक संकरण होता क्या है, किसे कहते हैं हम, कायक संकरण। तो यहाँ जो कायक संकरण का जो कार्य है, ये कायक संकरण का कार्य लैब के अंदर हो रहा है, और लैब के अंदर भी किससे हो रहा है, पात्रे तकनीक के द्वारा। पात्रे तकनीक के द्वारा। आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम सुना होगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है, लैबोरेटरी के अंदर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करा के टेस्ट ट्यूब बेबीज को बनाया जाता है, या फिर कहें कि टेस्ट ट्यूब बेबीज प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर पात्रे तकनीक भी क्या होती है, जैसे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ऐसे ही इनविट्रो टेक्निक्स को यहाँ पर यूज में लिया जाता है, और यहाँ पर कायक संकरण कराया जाता है। तो जब हम कायक संकरण की बात करते हैं, तो कायक संकरण में दो चीजें आती हैं। यहाँ पर कायक संकरण में दो चीजें आती हैं। पात्रे तकनीक में जिन सेल्स को यूज लिया जाता है, ये सेल्स होती हैं डिप्लॉइड। यहाँ डिप्लॉइड सेल्स को यूज लिया जाता है। अब जो डिप्लॉइड सेल्स को हम यूज ले रहे हैं, इन डिप्लॉइड सेल्स को किया क्या जाता है, तो सबसे पहले दो स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप में कायक संकरण का जो फर्स्ट स्टेप आता है, ये जो सेल्स हैं, सबसे पहले इन सेल्स का प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करेंगे, और इस प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करके क्या करेंगे, इसका फ्यूजन। फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करना और उसका फ्यूजन करना। तो इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले यही चीज बताई थी कि सेल्स से प्रोटोप्लास्ट को कैसे पृथक किया जाता है। विभिन्न मेथड बताए थे आप लोगों के पिछली क्लासों में। तो पहला जो कायक संकरण की स्टेप है, वो स्टेप होता है कि सेल्स से प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर उसका फ्यूजन कराना, और फ्यूजन के बाद में अब यहां पर संकर या हाइब्रिड उत्पादन करना। तो यहां इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं हम, कायक संकरण। पात्रे तकनीकी द्वारा द्विगुणित कोशिकाओं से प्राप्त प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराकर, संगलन कराकर, संलयन कराकर के संकर उत्पादन करना कायक संकरण कहलाता है। तो कायक संकरण में दोनों स्टेप अपने आप में अहम होते हैं। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, उसके बाद में कायक संकरण के द्वारा यहाँ पर संकर को प्राप्त करना।
अब यहाँ पर जो कायक संकरण का जो कार्य है, ये कायक संकरण का कार्य किया कैसे जाता है, लैब के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे किया जाता है और क्यों आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं, आज प्रेजेंट में और इन फ्यूचर बायोटेक अपने आप में एक अहम भूमिका निभा रही है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे कृषि के क्षेत्र में आए, चाहे हम चिकित्सा के क्षेत्र में आए, कहीं भी चले जाएं, कहीं ना कहीं किसी रूप में बायोटेक अपनी अहम भूमिका निभा रही है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ ना कुछ यहाँ पर अलग से जो अब तक चलता आ रहा है उससे अलग चीजें तैयार की जा रही हैं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ अब इस कायक संकरण को कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है, हमने जो प्रोटोप्लास्ट पृथक किया है, इस प्रोटोप्लास्ट का संलयन, फ्यूजन कराना। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कैसे होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कायक संकरण का, तो इसका फ्यूजन कैसे कराया जाता है। तो यहाँ पर जो भी हमने द्विगुणित जो सेल थी, जो डिप्लॉयड सेल थी, उन डिप्लॉयड सेल से, द्विगुणित सेल से क्या प्राप्त कर लिया हमने, प्रोटोप्लास्ट। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हुआ है, ये एक जनक का भी हो सकता है, दो सेल का अलग अलग जो हमने प्राप्त किया है वो एक जनक का भी हो सकता है और असमान जनक का भी, या ये कहें समान और असमान जनक। हम ये नहीं कह रहे कि हमने यहाँ दो भिन्न जातियां ली हैं या समान जातियां ली हैं। जातियां समान भी हो सकती हैं, जातियां भिन्न भी हो सकती हैं। तो यहाँ समान जनक भी हो सकते हैं और असमान जनक भी हो सकते हैं, जो सेल्स हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जिनका हमने प्रोटोप्लास्ट प्राप्त किया है। तो यहाँ क्योंकि हमको कुछ अलग वैरायटी चाहिए, तो सामान्य तौर पर हम असमान जनक लेके चलते हैं। रीजन भी है क्योंकि समान जनक में मियोसिस नहीं करा रहे, माइटोसिस की प्रक्रियाएं होंगी, तो जो जनक के अंदर गुण थे वही किसमें आएंगे, आगे वाली संततियों में। असमान जनक में दो असमान जनकों में जो गुण है वो मिलकर के किसमें आएंगे, एक के अंदर। दो की वैरायटी एक के अंदर आएगी। तो सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर असमान जनकों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने असमान जनक लिए हैं, इन असमान जनकों का जो प्रोटोप्लास्ट है, या तो इसका स्वतः संलयन होगा या फिर किसी अन्य विधि से होगा। स्वतः नहीं है तो अन्य विधियां कौन सी होंगी, कोई रासायनिक कारक होगा, किसी रासायनिक कारकों से होगा। तो यहां प्रोटोप्लास्ट के संलयन की दो विधियां होती हैं, एक तो स्वतः विधि होती है और दूसरी होती है रासायनिक कारकों से। दो प्रकार से यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट का संलयन कराया जाता है। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। यहाँ जो फ्यूजन की जो क्रिया है वो कैसी है, एक भौतिक प्रक्रिया है या भौतिक क्रिया है। संलयन स्वतः भी हो सकता है और रासायनिक कारकों के द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम संलयन की बात करते हैं तो फर्स्ट देखते हैं स्वतः संलयन। स्वतः संलयन या फ्यूजन, अगर जनक हम समान ले रहे हैं, अगर जनक हम समान ले रहे हैं, तो जनक अगर हम समान ले रहे हैं, जनक कैसे हैं, समान, तो यहां फ्यूजन की प्रक्रिया सामान्य तौर पर कैसी होती है, स्वतः। फ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो सामान्य तौर पर कैसी होगी, स्वतः प्रक्रिया होगी। यहां किसी भी रासायनिक कारक की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो जब हम यहां पर फ्यूजन करा रहे हैं, दो सेल्स के या दो से अधिक सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को लेकर के हम फ्यूजन करा रहे हैं,
तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं होती हैं। दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला, दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स से प्रोटोप्लास्ट अलग हुआ, प्रोटोप्लास्ट के साथ साथ इनके केंद्रक भी होंगे। अगर दोनों सेल्स का प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे के साथ में संलयित हो गया, प्रोटोप्लास्ट तो दोनों सेल्स का क्या हो गया? संलयित। लेकिन आवश्यक नहीं है कि दोनों सेल्स के केंद्रक भी क्या हो जाएं? संयुक्त। और जब तक केंद्रक संयुक्त नहीं होंगे तब तक यहां पर दोनों सेल्स के गुण नहीं आएंगे। तो यहां दो परिस्थितियां होती हैं। एक तो दोनों सेल्स के केंद्रक संयुक्त हो जाएं। अगर ये अवस्था है जब दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट के साथ साथ में केंद्रक भी संयुक्त हो गए, तो यहां जो बनकर के आएगा वो कहलाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कहें या संकर कहें, हाइब्रिड, संकर या फिर सिनकैरियोसाइट। सिनकैरियोसाइट। अगर दोनों सेल्स के केवल साइटोप्लाज्म संयुक्त हुए हैं और केंद्रक संयुक्त नहीं हुए तो ये कहलाता है साइब्रिड। यहां पर ये क्या कहलाएगा? साइब्रिड। यहां केवल और केवल साइटोप्लाज्म संयुक्त हुआ है, केंद्रक संयुक्त नहीं हुए, या फिर कह सकते हैं इन्हें साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, जिनका केवल और केवल साइटोप्लाज्म क्या हुआ है? एक दूसरे के साथ में संयुक्त हुआ है। तो ये दो अवस्थाओं में से कोई सी भी अवस्था हो सकती है। और यहां पर जो मैक्सिमम चांस होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं हाइब्रिड प्राप्त होने के। बहुत कम चांस होते हैं कि हमको साइब्रिड प्राप्त हो। सामान्य तौर पर जब हम फ्यूजन करा रहे हैं, चाहे वो सामान्य विधि से हो, स्वतः विधि से हो, या फिर रासायनिक कारकों के द्वारा हो, तो सामान्य तौर पर जब फ्यूजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? हाइब्रिड ही प्राप्त होंगे। बहुत बहुत रेयर केसेस में ही यहाँ पर साइब्रिड प्राप्त होते हैं। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं वापस। क्योंकि जब यहाँ पर स्वतः संलयन कराया जाता है तो जनक सामान्य तौर पर कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ सेल्स की जो संख्या होती है, यहाँ सेल्स की जो संख्या होती है, ये संख्या दो तो होगी ही होगी, दो से अधिक भी हो सकती है, 3, 4, 5, कितनी भी सेल्स हो सकती हैं जिनके प्रोटोप्लास्ट में क्या होंगे? प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे के साथ में क्या होंगे? संयुक्त, या फिर कहें कि फ्यूज, इनका फ्यूजन होगा। इनके प्रोटोप्लाज्म का क्या होगा? फ्यूजन होगा, संलयन होगा। तो यहां स्वतः संलयन की जो प्रोसेस है, सामान्य तौर पर, क्योंकि हम जो अपने लिए कार्य कर रहे हैं बायोटेक के में या फिर कहीं लैब के अंदर, तो क्या कैसे करते हैं कि मैक्सिमम हमारे लिए क्या हो? लाभदायक। तो सामान्य तौर पर ये अधिक उपयुक्त नहीं होती। किसकी तुलना में? रासायनिक कारकों से जो फ्यूजन कराया जाता है उनकी तुलना में ये कैसी होती है? कम उपयुक्त होती है। लेकिन यहाँ जो हमको ये जो सेल्स के साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लास्ट है जो संयुक्त हो रहे हैं, इनसे यहाँ पर जो हमको प्राप्त हो रहे हैं, इनको हम हाइब्रिड भी कह सकते हैं। एक ही जनक से मिल रहे हैं, तो एक जनक से मिलने की वजह से इनको क्या कहते हैं? हम होमोकैरियोन्स। इनको होमोकैरियोन्स कहते हैं, क्योंकि सभी कैसे हैं? एक दूसरे से जेनेटिकली समान, तो ये होमोकैरियोन्स कहलाते हैं। अब इन हाइब्रिड्स का या होमोकैरियोन्स का, क्योंकि सामान्य तौर पर तो ज्यादा यूजफुल है नहीं, लेकिन फिर भी यूज कहाँ होता है? मैक्सिमम यूज कहाँ होता है? तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मोडेस्माटा।
प्लाज्मोडेस्मेटा जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा का कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, या फिर कहें कि दो सेल्स में, दो जरूरी नहीं है दो है, आसपास की जितनी भी सेल्स हैं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा टच होती हैं। दो सेल्स या दो से अधिक कम्युनिकेशन करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं। तो इस चीज की स्टडी कर सकते हैं कि दो सेल्स प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे दो सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रही हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा परिवहन में हेल्प कर रहा है या उनको कोई बाहर की जो सूचनाएं है उन सूचनाओं को प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से कार्यों को कर रहे हैं। इस किसी से जो सतह स्वलन के द्वारा जो होमोकैरियोन हमको मिले हैं, उन होमोकैरियोन की स्टडी से हम इन चीजों को जान सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्मेटा के कार्य क्या है। एंड सेकंड, जब यहां पर एक से अधिक कोशिकाओं का संलयन हुआ है तो या तो साइब्रिड बने हैं या हाइब्रिड बने हैं। हाइब्रिड बने हैं तो वहां पर गुणता चेंज होगी, द्विगुणित, चतुर्गुणित, त्रैगुणित, पंचगुणित, एनीवन जो भी है। लेकिन अगर वहां पर साइब्रिड बने हैं, साइब्रिड अगर बने हैं तो नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट्स, वहां न्यूक्लियस क्या होंगे सेल्स में, न्यूक्लियस एक से अधिक, एक से अधिक। तो कोशिका कैसी हो गई? मल्टी न्यूक्लिएट। तो यहां जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल है, इस मल्टी न्यूक्लिएट सेल की कार्यकी कैसी होगी? इस सेल की फिजियोलॉजी कार्यकी कैसी होगी? तो इसकी फिजियोलॉजी को जान सकते हैं। इसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि इसकी फिजियोलॉजी कैसे होगी, कैसे ये सेल यहाँ पर कार्य कर रही है, कैसे केंद्रक एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट हैं, इस चीज को यहाँ पर जान सकते हैं। नेक्स्ट, माइटोसिस हो रही है तो माइटोसिस के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यहां डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि यहां पर जो माइटोसिस होगी वो माइटोसिस किस प्रकार से होगी। तो माइटोसिस के बारे में यहां डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हाइब्रिड बन रहे हैं तो यहां पर जो न्यूक्लियस हैं, इन न्यूक्लियस का फ्यूजन कैसे होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानकारी यहां पर ले सकते हैं कि न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ में किस प्रकार से संयुक्त हो रहा है, फ्यूज्ड हो रहा है, उस चीज को जान सकते हैं। तो इसका मतलब स्वतः संलयन से जब दो या दो से अधिक सेल्स का प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो रहा है तो उससे हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो यहां स्वतः संलयन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और रासायनिक कारकों से जो फ्यूजन होगा वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।